This video is sponsored by V-Guard. सही है, बिल्कुल सही। और ये बहस हमने कई बार भी की है। विनोद जी, मैं वापस शुरू पे आ रहा हूं, बिल्कुल जहां से हमने शुरू किया था। पहले तो आपके हिसाब से सोनिया गांधी का वोटिंग से 4-5-6 दिन पहले और राजस्थान जाना, हालांकि वजह ये बताई जा रही है कि प्रदूषण है दिल्ली में, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन कुछ सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि शायद वो ये चाहती हैं आखिरी 5-7 दिनों में चीजें बिल्कुल स्मूथ चले। आपका भी विश्लेषण, असेसमेंट? देखिए, अखिलेश जी को बताना चाहिए था कायदे से ये सोनिया जी जयपुर क्यों गई हैं। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो आपके सवाल को बड़े गुगली को टाल गए, जैसे विराट कोहली जो है छोड़ देता है हाँ। उस तरह से। मुझे लगता है कि सोनिया जी का जयपुर जाना निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य का एक इशू तो है, हाँ। लेकिन वो चंडीगढ़ भी जा सकती थी, वो शिमला भी जा सकती थी, वो मतलब जो है तो उनके लिए बेंगलोर भी जा सकती थी। लेकिन जयपुर जाना, उसके पीछे कोई ना कोई एक ये जरूर है, एक चुनावी रणनीति की। चूंकि जयपुर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह की तनातनी लगातार पूरे 4 साल रही है, तो सोनिया जी के वहाँ रहने से एक नैतिक दबाव रहेगा दोनों नेताओं पर कि भाई, और बाकी सारे नेताओं पर जो उनके गुटों के हैं कि मैडम यहाँ पर हैं तो न तो कोई बयानबाजी करें। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। और ना ही किसी तरह का ऐसा काम करने। देखिए, आज दोनों इकट्ठा थे राहुल जी को के स्वागत के लिए, और अभी एक तस्वीर वायरल की गई थी जिसमें अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, मोहन प्रकाश जी और तमाम सारे कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं एक साथ। तो ये जो बीच में मीडिया में चल रहा था कि सचिन पायलट अलग चल रहे हैं, समझौते के बावजूद अशोक गहलोत अलग चल रहे हैं, इस भ्रम को दूर करने के लिए ये सारी कवायद की गई है। मुझे तो लगता है ये उसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी है। अच्छा, मैनिफेस्टो भी कांग्रेस का राजस्थान का भी आया नहीं है क्या? आपको समझ में आता है कि शायद मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान भी सोनिया गांधी वहां मौजूद रहें, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो सकता है कि चूंकि सोनिया जी की एक अपील है लोगों में, और सोनिया जी हो सकता है वो मैनिफेस्टो जब लॉन्च हो तो हो सकता है वो वहां उपस्थित रहे, संभावना हो सकती है, होगी कि नहीं होगी। लेकिन अभी आप रेवड़ी की बात कर रहे थे। देखिए, अभी दिवाली जो है बीती है, और हमारे इलाके में दिल्ली साइड में इधर नहीं मिलता, वो एक गट्टा मिलता है। हाँ। खिलौने के साथ गट्टा, लखनऊ में, कानपुर में, सब जगह वो रेवड़ी से भी ज़्यादा मीठा होता है। रेवड़ी में तिल भी होता है, तो अब गट्टे बांटे जा रहे हैं। रेवड़ी से भी आगे बढ़ चुकी हैं पार्टियां। अखिलेश जी जानते हैं कि गट्टा जो है वो ज़्यादा मीठा घुल जाता है, जैसे आप मुँह में डालते हैं, तो अब वो गट्टा बांटा जा रहा है रेवड़ी के साथ साथ। अब देखिए, KG से PG शिक्षा, और दिलचस्प बात ये जो गैस सिलेंडर वाली बात है, इसको बड़े चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 450 किया है, और उसमें जो कैच है वो सिर्फ उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उनके लिए किया है। कांग्रेस का 500 रुपये का सिलेंडर जो है वो 1 करोड़ परिवारों के लिए, यानी सबके लिए है। ये एक बुनियादी फर्क है उसमें, लेकिन वो मैसेज जाएगा कि साहब वो 500 को दे रहे हैं, हम 450 करोड़ को दे रहे हैं, हम 450 को दे रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के अपने दांव चलती हैं और चल रही हैं। जैसा कि अभी आशुतोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एज है राजस्थान में, मुझे भी लगता है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, लेकिन एज भाजपा को लगता है मुझे कुछ कारण। हालांकि कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं, मतलब मुझे तो 3 तरह की रिपोर्ट मिलती है राजस्थान से। एक रिपोर्ट ये है कि जैसे जफर भाई, हमारे ऐसे तो तमाम दोस्त हैं जो बीजेपी के या बीजेपी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी समर्थक, उनसे अगर बात करो तो कहते हैं बीजेपी क्लियर कट जीत रही है। दूसरी रिपोर्ट है अखिलेश जी जैसे मित्रों की जो कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं नहीं, अशोक गहलोत की योजनाएं जो है उतनी काम कर रही है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जो न्यूट्रल दोस्त हैं हमारे जो राजस्थान में, वो कहते हैं कि वहाँ कांटे की लड़ाई है और कन्फ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम लोग उसको असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि राजस्थान का एक रिवाज रहा है सरकार बदलने का, पिछली बार भी, तो कांटे की लड़ाई के बावजूद हो सकता है बीजेपी को थोड़ा बहुत एज हो, ये मुझे लगता है। लेकिन अभी मैं खुद बहुत मुतमईन नहीं हूँ राजस्थान को लेके। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ वोटिंग है, MP में कल वोटिंग है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त चुनाव हुआ है, और भाजपा ने बाद के समय 2 अपने कोर्स करेक्शन किए। पहले तो शुरू में उन्होंने एकदम कहा कि हम कमल के निशान पर और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में भी यही किया, और शिवराज सिंह चौहान का टिकट तक अनाउंस नहीं हुआ। चौथी लिस्ट में जाके उनका अनाउंस तब हुआ जब शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही जनता के बीच जाकर कहना शुरू कर दिया मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जब इस तरह की उन्होंने बात शुरू कर दी तो चौथी लिस्ट में उनका नाम आ गया और शिवराज सिंह चौहान को फिर आगे लाया गया। मुझे लगता है थोड़ा उसमें देर की गई, और जो एक संदेश
जाना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक नकारात्मक संदेश जरूर गया है कि पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा रही है, ये एक संदेश गया है। और यही राजस्थान में वसुंधरा जी के लोगों को टिकट तो दिए गए, वसुंधरा जी भी लड़ रही है, लेकिन उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उनकी घोषणा नहीं हुई, तो अब वो क्या करेंगी, कैसा करेंगे, हालांकि पार्टी के साथ है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि भाजपा ने, जैसा कि आशुतोष ने भी, मैं भी मानता हूं, वो हथियार डाल दिए। हथियार तो डालना नहीं कहेंगे, लेकिन वो उस तरह से भाजपा की कोशिश है, सरकार अगर ना भी बने तो कम से कम सम्मानजनक तरीके से वो स्कोर कर सके। जैसे कल न्यूजीलैंड ने सम्मानजनक तरीके से जो है मैदान हवाले किया है हिंदुस्तान इंडिया टीम के, कुछ उस तरह से कि भाई पिछली बार वाली स्थिति ना हो, 15-16 सीटें पार्टी सिमट गई थी, इस बार 25 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए, मतलब एक लगे कि यहाँ पार्टी कुछ वो स्थिति बनाने की कोशिश, और खासकर वो कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की है। और पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने कोई कोशिश वहां नहीं की है, ना रमन सिंह ने, ना और लोगों ने, कोई लीडरशिप बनी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जरूर वो कोशिश की है कि पार्टी को जो है वह मुकाबले में लाया जाए। और मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, इनके साथ सांसद वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव बहुत ज़्यादा। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे जो फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है, लगता है। जिस राजस्थान में बीजेपी की एज की बात हम लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब बाकी तो कल वोटिंग है, कल वोटर तय करेंगे क्या है। अब तो टाइम बचा ही नहीं है, जैसे कहा कल वोटिंग है। लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब जो 4 महीने पहले जो स्थिति थी उससे अपने को काफी उसने रिकवर किया, इसीलिए वहां भी मुकाबला कांटे का लग रहा है। जब जो लोगों से बात करो, मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर मेरा तो विशेषण ये। बाकी धर्मवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनके विधायकों का, धर्मवीर जी आपके जो विधायक हैं वो हर बार कोई ना कोई ले ही लेता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ले गई, जो मायावती जी ने समर्थन वापस लिया था, फिर 3 बार समर्थन देकर सरकार बनी, फिर यहाँ कांग्रेस ले गई, राजस्थान में कांग्रेस ले गई, 2 बार ले गई। इनके निशाने पर बीजेपी नहीं कांग्रेस रहती है ज्यादा, बीजेपी कम रहती है अब, इसीलिए तो आशुतोष ने कहा कि लगता है ऐसा है कि इनका गठबंधन हो गया बीजेपी। अच्छा, बाकी धर्मवीर जी बुरा ना माने, आशुतोष जी की बात का असल में आशुतोष ने जो कहा ना आपके उसको पदनाम को लेके, भाई हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारी नौकरी लेने में क्यों आप लगे हैं? आप पार्टी के नेता हैं, पार्टी के साथ गर्व से रहिए, आपकी इच्छा है। नहीं, शायद उसकी वजह कुछ ये है क्योंकि बीएसपी ने कोई प्रवक्ता अनाउंस नहीं किया है और इसीलिए शायद धर्मवीर चौधरी ऐसा चाहते हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक रहे। हाँ आशुतोष क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। धर्मवीर जी की दिक्कत क्या है कि धर्मवीर जी को बीएसपी ने निष्कासित कर दिया, इसलिए वो राजनीतिक विश्लेषक लिख रहे हैं, लिखने दीजिए उनको। लेकिन जब आप राजनीतिक विश्लेषक है तो ये मत कहिए कि हमारे विधायकों को उठा ले गए। राजनीतिक विश्लेषक का कोई विधायक नहीं होता है। बीएसपी समर्थक भी तो हो सकते हैं, लेकिन आशुतोष अगर वो बीएसपी समर्थक है तो वो कहेंगे हमारे विधायक। मैं कहता भाई मैंने इसी बात पर आपत्ति की जब राजनीतिक विश्लेषक ये कहता है कि मेरे विधायक काशीराम जी का चेला हूं भाई, मानक जी, मैं काशीराम जी का शिष्य हूं। काशीराम जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ओके, मेरे काशीराम जी राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। ठीक है, ओके। क्या है बीजेपी और बीएसपी का रिश्ता विनोद जी, जिस पर बीजेपी और बीएसपी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, खट्टा मीठा रिश्ता है। और बीएसपी की जो राजनीति है उसके मुताबिक बीएसपी कभी भी चुनाव से पहले बीजेपी से समझौता नहीं करेगी। चुनाव के बाद वो कहीं भी जा सकती है, वो जहां उसको लगेगा, जहां बेहतर स्थिति है। वो उत्तर प्रदेश में 3 बार बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई, और केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुकी बीएसपी 1996 में। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन बीएसपी अगर करेगी तो समाजवादी पार्टी से करेगी, कांग्रेस से करेगी, बीजेपी से नहीं करेगी। चुनाव पश्चात गठबंधन वो किसी से भी कर सकती है, जैसी कि राजनीतिक परिस्थिति बनती है। आप इशारा कर रहे हैं क्या यूपी के लिए? क्या फिर से एसपी, बीएसपी, कांग्रेस साथ आ सकते हैं क्या लोकसभा में? अब ये तो कहना मेरे लिए अभी बहुत जल्दबाजी है, पर 3 दिसंबर के बाद इस पर मैं बात करूंगा। पर संभावना है, संभावनाएं राजनीति में सब तरह की हैं, किसी भी तरह की राजनीति जो भारत की इस वक्त है, आप ये नहीं कह सकते कौन कहां जा सकता। क्या आप सोच सकते थे कि शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आएंगे? पीडीपी और बीजेपी एक साथ आएंगे? गए ना। और जब बीएसपी ने पहली बार बीजेपी से समझौता किया था 1995 में, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी और बीएसपी एक साथ आ जाएंगे। तो इसलिए राजनीति में जो संभावनाएं हैं कुछ नहीं कहा सकता। 3 दिसंबर के नतीजों पर बहुत कुछ भविष्य की राजनीति निर्भर करेगी। ऑल राइट, जफर इस्लाम आप तैयार हैं? अगर बहन जी भी चली गई इंडिया गठबंधन में तो यूपी के आपके किले का क्या होगा? फिर महागठबंधन बनेगा सही मायनों में जैसा बिहार में है? देखिए देश की जनता का आशीर्वाद जब हो ना,
तो कोई गठबंधन, कोई घटिया गठबंधन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घमंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ देश की जनता के उनके साथ जो भी आए, देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा करने आएगा। ये उसको देखना है कि धोखा करना है कि उनकी सेवा करना है। भाई हम तो सेवा के लिए हैं, सेवक के तौर पे बात कर रहे हैं। जिनको धोखा करना, मेवा चाहिए तो धोखा करना पड़ेगा, तो धोखा के लिए जिसको जाना है, जिसके साथ जाए। ओके अखिलेश जी, उसको साथ देगी, अखिलेश जी उसको जवाब देगी। अखिलेश जी बोलिए, कौन डाकू है, कौन सेवक है? बार बार देखिए, बार बार ये कह रहे हैं साहब बोलिए, कि अपने मालिक के सेवक हैं। ये बार बार कह रहे हैं, ये जग जाहिर है, देश भी यही कहता है। ये जो घमंडिया गठबंधन सेवक देश की जनता की सेवक समझ नहीं पा रहे हैं। पाखंडिया गठबंधन खुद है, साहब क्योंकि जिसके साथ गठबंधन किए थे, ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर थे, वो दल इनको छोड़ के चले गए। सिर्फ इनकी तानाशाही सोच और अराजनैतिक और लोकतांत्रिक व्यवहार के चलते तो लोग इनको हर तरह से समझ चुके हैं। 10 साल बहुत होता है किसी को समझने बुझने और उसकी तासीर को चख पाने के लिए। ये देश बहुत बड़ा नुकसान उठा पाया है और बर्दाश्त कर रहा है इस बीजेपी की सरकार को। भविष्य में रिसर्च होंगे कि इतनी मजबूत राष्ट्र की इकोनॉमी और सामाजिक ताने बाने को 10 साल में कैसे डुबोया और नुकसान पहुंचा जा सकता है, उसे बचने के लिए ओके धर्मवीर चौधरी, थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास। धर्मवीर चौधरी, क्या इस बात की संभावना है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में जा सकती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, ये तो मेरे स्तर की बात मानक जी नहीं है और समय समय पर बीएसपी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा बताता रहता है और ये मनगढ़ंत बातें और मनगढ़ंत किस्से जो है राजनीति में चलते रहते हैं। इनका कोई महत्व नहीं है, मनगढ़ंत बातों का कोई राजनीति में महत्व नहीं है। मनगढ़ंत है। आप ही ने कहा था पिछली बार मेरे शो पर कि अगर आपके कुछ एमएलए आ गए राजस्थान में 8, 10, 12 और दोनों पार्टियों में से किसी को जरूरत पड़ गई सरकार बनाने के लिए, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। ये तो आप ही ने कहा था। अरे मानक जी, मैं कह रहा हूं कि अभी वो परिस्थिति तो अभी आज तो नहीं है ना। अब यहाँ पर ये जो बड़बोले प्रवक्ता बैठते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। मैं तो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं आपके सामने। हाँ। आने दीजिए परिस्थिति। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सत्ता की चाबी बहुजन समाज के लोगों के हाथ में रहने वाली है। ये मैं जरूर कहूं आपके चैनल के माध्यम से। राजस्थान में, यूपी में भी बहुजन समाज के लोग, किसान के मेरे वर्ग के लोग, दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग, ये बिल्कुल जो है इस बार ऐसा निर्णय देंगे कि कोई भी सरकार बने, सत्ता की चाबी इनके पास रहेगी। मानक जी, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।